से खराब? क्या पता। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन find the number of photon emit by sample of hydrogen। ठीक, लिख लिया क्वेश्चन? नहीं। हेलो, नहीं, नंबर ऑफ emitted by sample of हाइड्रोजन। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, हमने तुम्हें बताया था कि 4 3 2 1, यहाँ से यहाँ तक जाने कितने रास्ते? या तो ये ऐसा कर सकता है 4 से सीधे 1 पे पहुंच जाए, या फिर ये ऐसा कर सकता है 4 से 3 पे जाए, 3 से 2 पे, फिर 1 पे जाए, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि ये 2 पे जाए और फिर मतलब फिर 1 पे चला जाए, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो इनके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन पूछे जाएं तो उसके लिए एक फार्मूला था n प्लस 1 अपॉन 2। हाँ, n माइनस है कि प्लस है? माइनस था, माइनस है। हाँ, हाँ, माइनस ही है, सही है, वो माइनस ही है। ये माइनस कर लें 0.2। ठीक है। हाँ, तो अगर 4 से मतलब n की वैल्यू यदि 4 है, हमें 4 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पता करने हैं कि इसमें नंबर ऑफ फोटॉन कितने हैं, तो हम यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितने आ जाएगा? 12/2 आ जाएगा, मतलब ये होना चाहिए 6। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ splitting line हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, मान लो कोई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसमें 7th ऑर्बिट है, 7 नंबर के ऑर्बिट से ये फर्स्ट नंबर के ऑर्बिट में आ रहा है ना? तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब ये आएगा तो इसमें से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी स्प्लिट होगी, कितनी स्प्लिटिंग होगी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पता करने, तो हमें पहले इसका डेल्टा एन पता करना पड़ेगा। डेल्टा एन क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, है ना? और फार्मूला अब वही लगेगा, एन की जगह हमें डेल्टा एन रखना पड़ेगा। डेल्टा एन, हाँ, डेल्टा एन, आवाज नहीं आ रही? डेल्टा एन प्लस 1/2, है ना? ये फार्मूला रखना पड़ेगा, बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? बन जाएगा? हेलो, हाँ, बन जाएगा नहीं? आवाज आ रही? हाँ, आ रही ना? अरे यार, ये हम है ना कर रहे थे तो हुए नहीं। अरे वो एन की जगह डेल्टा एन रखना है,
7 में से 1 ऑर्बिट में जा रहा, n की जगह हम डेल्टा n लेंगे, वहां देखो 7 - 1 करेंगे 6 आ जाएगा, और फिर ये फार्मूला रख लेंगे नंबर ऑफ स्प्लिटिंग लाइन का फार्मूला। ठीक, मतलब 42 ये अपॉन समझ, फिर वो हो जाएगा ना, हाँ 42 हाँ अपॉन 2 हो हाँ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक, तो 21 आ जाएगा, है ना? हाँ है ना? हाँ ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ अरे यार, ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है हमारे ईयरफोन्स? कैसा, कुछ नहीं भाई, क्यों नहीं हो रहे कनेक्ट? हम्म, तो मैम आप क्या, ईयरफोन लगाए हो आप? हाँ ईयरफोन लगाए हम, तो हम हो रहे कनेक्ट। हम्म, प्लीज आप आवाज आ रही है, आगे बढ़े, हेलो। हाँ आ हमने रही एक है। क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आया था एक अरे यार, टाइम का, अरे वो हम है ना कनेक्ट रिवर, कर रहे थे तो नहीं आई थी। फिर से एक बोल दो। क्वेश्चन आया था हाँ बोल। कि टाइम वाला, टाइम का क्वेश्चन आया था कि आप इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, है ना। हाँ टाइम तो टाइम वाला, पीरियड हाँ ये निकालने हमने के लिए मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन लिखें, हीलियम डबल पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन है जिसके थर्ड ऑर्बिट है ना, ये थर्ड ऑर्बिट है, इस थर्ड ऑर्बिट में हमें बताना है कि इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है वो क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ आ गया। ठीक है। तो हमें मालूम है T इज इक्वल टू, इसका पूरा फार्मूला बताऊं कि निकालते कैसे है, तो हम पहले बता चुके, हाँ 4 n की पाई पावर 3 अपॉन अपॉन, जेड स्क्वायर, यही था हाँ पूरा फॉर्मूला। पूरा फार्मूला, 4 पाई एन 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 क्यू एच क्यू 4 पाई स्क्वायर, पूरा लिख दे रहा हूँ यहाँ नीचे, T इज इक्वल टू एन क्यू एच क्यू, ये निकाला था हमने, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड ई की पावर 4, है ना। तो इस वाले फार्मूले से निकालते बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अब हमें मालूम है फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती 1/t होती है, तो इस फार्मूले में अगर मैं फ्रिक्वेंसी निकालूं तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर 4 अपॉन अपॉन एन एन क्यू। क्यू, ठीक है, इससे आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर दिखाना मैम, ऊपर का। हम्म, इस वाले फॉर्मूले में तो जेड स्क्वायर आएगा ना, हाँ टी के टी इक्वल टू एन क्यू एच क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। हाँ, तो ये समझ में आया, हाँ आ गया। आगे बढ़े। हाँ ये क्वेश्चन हमने उसमें भी देखा था, एमटीजी में, पर उसमें से फॉर्मूला बस पूछा था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ पेन है ना। अब हेडिंग डालें, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली मेरे पास है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, इसमें जैसे तो सिंपल बता भी चुके हैं पहले से, कि अगर ना हमने क्वेश्चन किए थे।
एमटीजी के भी, तो थ्योरी वाले नहीं बने, ऐसे सॉल्व करने वाले तो बने। तो थ्योरी अच्छे से पढ़े, मतलब थ्योरी के बन गए हैं लेकिन कुछ कुछ नहीं बने, जिसमें वो लैंग्वेज अजीब सी बोल देते, मतलब कुछ भी, तो अपन तो सही रहता उसी को गलत करा आते। तो थ्योरी के हम बता रहे क्या नहीं बने होंगे, उसमें नहीं बना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हाँ, अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी घटती है। काइनेटिक एनर्जी का कुछ नहीं होगा अगर फोटो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए। 4 ऑप्शन रहते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी पर ट्रिक लगाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ेगा। एक ग्राफ बनवाया था हमने, फ्रीक्वेंसी म्यू और ये इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी के बीच का, और ये ऐसा बना था। इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ नहीं बना हो। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, है ना। ड्यूल नेचर लाइट ऑफ लाइट, देखते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट क्या हुआ था। डी ब्रॉगली ने एक क्या थ्योरी आई थी, डी ब्रॉगली थ्योरी। उसमें ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मैटर वेव है। इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर वेव, समझना, मैटर वेव समझ गई। इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर वेव। मैटर मतलब इसमें पार्टिकल होंगे, मैटर है तो, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे ना। और वेव मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में भी है और वेव के फॉर्म में भी। अच्छा, अब ये एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है कि ये जो आपका जो डेरिवेशन निकला था, डेरिवेशन निकाल के दिखा दे रहा है। अच्छा, मान लीजिए हम इसको एक वेव के फॉर्म में निकालते हैं, तो आइंस्टीन ने वेव के लिए या मान ले पहले हम एक पार्टिकल के फॉर्म में यदि इसको माने, तो आइंस्टीन ने पार्टिकल के लिए एक फार्मूला दिया mc²। ये था ना आइंस्टीन का फार्मूला, और ये आइंस्टीन का फार्मूला ऑल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। इसके लिए सारी बॉडी, बॉडी ऑल बॉडी के लिए एप्लीकेबल है आपका आइंस्टीन का फार्मूला। मतलब स्मॉल बॉडी हो चाहे माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो चाहे मैक्रोस्कोपिक बॉडी हो, दोनों के लिए लग जाएगा। ये फार्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगा सकते हो, कार के लिए भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन डी ब्रॉगली का जो फार्मूला था वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे तो लगेगा, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे नहीं लगेगा। मतलब कार पे नहीं लगा सकती आप। डी ब्रॉगली के फार्मूले से वेव निकाल रहे हैं और कार पे वेव निकालोगे तो ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक, ई इक्वल टू, अगर इसको वेव मानते हैं तो SC/λ हो जाएगा, है ना। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये हो जाएगा mc² इक्वल टू hc। ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, एक काटा पीटी करो, तो लास्ट में फार्मूला क्या आएगा, हाँ ये लैम्डा इक्वल टू h/mc या फिर h/p, है ना। या इससे एक निकलता है कि वेवलेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, मोमेंट। ठीक, अच्छा एक चीज थी कि इसने डी ब्रॉगली का जो फार्मूला था, डी ब्रॉगली बोर ने एक फार्मूला दिया था। बोर ने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम MVR, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है NH/2 पाई कि 4 पाई, ठीक है। H/2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होता है, लेकिन इसको इसने प्रूफ नहीं किया था, है ना। तो इसको प्रूफ करके दिखाया था हमने, ये इसने क्या बोलते हैं डी ब्रॉगली ने। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये
एक सर्कुलर पाथ में वेव के फॉर्म में रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूमेगा, आप ऐसे वेव के फॉर्म में, ऐसे ये वेव चल रही है ना, इसके ऊपर देखो, है ना, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वेव है ना, एक सर्किल है ना, एक कंप्लीट वेव हुई। मान लो n नंबर ऑफ वेव है, एक कंप्लीट वेव, वेव के लिए हम क्या लिखते हैं, लैम्डा, ये लिखते हैं ना, है ना। एक वेव के लिए हम लैम्डा लिखेंगे। तो मान लो इसमें एक सर्कल कंप्लीट करने में, ये देखना, यहां से लेके यहां तक एक वेव हो गई, एक एक वेव हुई ना। फिर यहां से यहां तक दूसरी वेव, है ना, ये हुई ना दूसरी वेव, एक सर्कल कंप्लीट किया। तो ऐसे मान लो n वेव है, तो कैसे हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, है ना। और सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r, ये होगा ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r बाय n, ऐसे ही होगा। और हमने ऊपर लैम्डा इक्वल टू क्या निकाला है, h अपॉन m भी निकाला है क्या। हाँ, तो लैम्डा की जगह आप h अपॉन m भी लिख सकते हो। अब देखो, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा m भी r इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। ये प्रूफ कर दिया हमने, आया समझ में। हाँ। अगला देखें, और दूसरा अच्छे से याद रखना, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर डी ब्रॉगली वेव माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाई नहीं होती। डी ब्रॉगली वेव माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर अप्लाई नहीं होती, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही अप्लाई होगी। चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना इसके। हाँ। एक क्वेश्चन लिख लो, सिंपल सा, कल किया तो था अपन ने। अच्छा, एक फार्मूला लिख रहा हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2 m काइनेटिक एनर्जी रूट ओवर। तो ये आ गया ना समझ में, कैसे आया। हाँ, आ गया। हाँ, देखो, कैलकुलेट द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट रेशो ऑफ वेवलेंथ of alpha particle ऑफ अल्फा पार्टिकल उसका काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1:4, बन जाएगा ना। kinetic energy particles of हाँ, kinetic बन energy जाएगा ना, ये बनेगा कि नहीं, क्या करना है उसमें। हेलो। हाँ, बन जाएगा ना। हाँ, अभी जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था उसी से कर लेंगे ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 2 m एम के। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, अंडर रूट में आ जाएगा m2, जो हो जाएगा ना, लैम्डा 2 है ना, हाँ, ये m2 अपॉन m1 अल्फा के लिए, और यहाँ भी k2 अपॉन k1 हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बन जाएगा ना ये। अगला देखते हैं, m1 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन जाएगा ना, बताऊं तो नहीं, समझाऊं तो नहीं? बता दो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना बने। तो बन जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सेम टाइम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में पोजीशन मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। बन जाएगा। पोजीशन वाले के तो लिमिटेशन, डेल्टा पी इक्वल टू बोर एच। मॉडल की लिमिटेशन बोर मॉडल क्या की थी? बोर लिमिटेशन मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? कि सिर्फ हाइड्रोजन जैसे आइटम्स पे बस ही वो करता था। क्या पहले ये बोलते सिंगल हैं? इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल है हाँ, ना? हाइड्रोजन लाइक। हाँ। है ना, और दूसरा हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन पर ही एप्लीकेबल है। हाँ, और और दूसरा दूसरा ये वो उसने इसने पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन की शेप के बारे में नहीं बताया, ऑर्बिटल के है शेप ना, के बारे और में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी नहीं बताया। हाँ, और इसमें क्या बोलते हैं, जो शेप ऑर्बिटल के थे वो क्या बोलते सर्कुलर अज्यूम किए थे, जबकि इलेप्टिकल ऑर्बिटल भी रहते हैं। हम्म हम्म। और क्वांटिनाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्वांटिन थ्योरी को नहीं यूज किया। पोस्टुलेट के फॉर्म में दे दिया था मोमेंटम। इसने सीधा एम बी स्क्वायर NH/2 पाई लिख दिया था, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था कैसे आया। और इसने मोमेंटम और अज्यूम किया था, मोमेंटम को, वेलोसिटी को और पोजीशन को एक साथ अज्यूम किया था, उसने निकाला वकाला कुछ नहीं। अब हेडिंग डालो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल जो है डी ब्रॉगली थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन दोनों को मिला के किया गया है ना। और ये मॉडल दिया था, हाँ, श्रोडिंगर ने। किसने दिया था? वेव मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, ये किसने दिया था? श्रोडिंगर ने। ये डी ब्रॉगली थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को मिला के दिया गया था। ठीक है ना। उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, अब वो इक्वेशन याद नहीं करनी, वो ऐसी थी, साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू बाय माइनस Z2, ऐसा कुछ था। तो ये इक्वेशन याद नहीं करनी है अपने को, बस हमें इसका साई का सिग्निफिकेंस पता करना है, साई क्या है। ये तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन पोजीशन और बुक में तो दिया था ये। साई जो है ये क्या है? साइज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? साइज, है ना। वेव फंक्शन उसमें साइज को डिनोट करता है, साइन। अच्छा, साई क्या है? वेव फंक्शन है। क्या है? वेव फंक्शन है, और किसको डिनोट करता है? साइज को। इसके कुछ फिजिकल, अच्छा, साइन स्क्वायर क्या है फिर? ये जो साई है, आपको फिजिकली अपीयरेंस नहीं होता, तो उसके लिए हम साइन स्क्वायर लिया गया। क्या लिया गया?
फिजिकल अपीयरेंस के लिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस। कि उसकी वैल्यू छोटी रहती है, तो स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। ठीक। मतलब क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस? हमें इलेक्ट्रॉन की बहुत छोटी वैल्यू रहती है, ऐसी साई की वैल्यू जा रही है, हमें पूरी वैल्यू चाहिए रहती है उसकी। अब बताओ नोड क्या होते हैं? नोड हम्म, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में जो जगह पाई जाती है उनको नोड्स कहते हैं। अच्छा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है जिस पॉइंट पे, उसको नोड बोलते हैं। और एंटी नोड? जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम रहती है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। जहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की, वहाँ नोड होता है। और एंटी नोड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम रहती है कहीं पाए जाने की। एक तो मैं नोड और एंटी नोड नहीं पता। नोडल प्लेन तो पता नोड है, नहीं पता क्या पता होता है है जब वो इसमें? डिवाइड इसमें बताओ। अच्छा ये बताओ, ये ऐसा है तो इसमें नोड क्या है और एंटी नोड कहाँ है? ये मान नोड वाई है एक्सिस से जेड एक्सिस, कौन सा? जो जेड वाई एक्सिस में जो आ रही है वो नोड्स है। हाँ, और जो इधर जा रहा है वो एंटी नोड है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। नोड में। अब देखते ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस तो पता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में ये तो रट्टा मार के रहता है। एस सी डी एस है ना। ठीक है, वो नहीं बताऊंगा। ऑर्बिट ऑर्बिटल में वो 3D होता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, सब क्लोज करते हैं। बन जाएगा ना? हम्म, एक बार मैं बस ऐसे ही बता सुना दे रहा हूँ। ऑर्बिट क्या होते हैं? एक सर्कुलर पाथ है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है किसमें? ऑर्बिटल में। ऑर्बिट 2D मोशन में होते, 3D में ऑर्बिटल होते। ऑर्बिट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने फार्मूला 2n²। और ऑर्बिटल में, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 होते हैं। ऑर्बिट सर्कुलर होता है और ऑर्बिटल एसपीडीएफ, सर्कुलर डंबल, डबल डंबल सब हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्बिट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और ऑर्बिट जैसा जियोमेट्रिकल डिसीजन रहता है तो वो डायरेक्शनल में आता है। ठीक, हाँ एक एक करके ऑर्बिट बताएंगे, एक्सियल बताएंगे। क्या एक्सियल प्लेन क्या होते? एक्सियल प्लेन एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्लेन एक ही प्लेन सिंगल नॉन प्लेन एक्सियल ऑर्बिट? नॉन एक्सियल एक्सियल मतलब किसी ऑर्बिट और नॉन एक्सियल ऑर्बिट क्या होते? एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ऑर्बिट पाए जाते हैं नॉन एक्सियल। चलो देखते हैं कौन से एक्सियल है और कौन से नॉन एक्सियल है, बताएं साहब। चलो हम एक एक करके देखते हैं। एस ऑर्बिटल के बारे में देखते हुए पता करेंगे कि इसमें कौन सा एक्सियल है कौन सा है। एस ऑर्बिटल ऐसा स्फेरिकल शेप होता है, ऐसे होता है ना। अब इसमें क्या एक्सिस और क्या नॉन एक्सिस? अच्छा, पी वाला ऑर्बिट देखते हैं। पी आपके 3 एक्सिस होती हैं, पी एस एक पी ऐसा वाई बनेगा, पी है ना, और ये एक ऐसा ऐसे बनेगा। बने। ठीक है, तो इसमें एक्सिस और नॉन एक्सिस कौन सी? ये देखो एक्स वाई वाले एक्सियल एक्सिस है, में आ जाएंगे। सारी एक्सियल पे और बन रही ना। हाँ तो इसमें नॉन एक्सियल कौन सा है? कोई नहीं सभी एक्सेस से बन रहे, तो ये एक्सियल है। तो हमारे एस और जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे रहते हैं? एक्सियल। है। है कि नहीं? आ गया। एक्सेस पे बन रहा है ना, ये भी देखो एक्सेस पे बन रहा है, ये भी एक्सेस पे बन रहा है। एक्स
बाय और ये जेड एक्सिस पे, सारे एक्सियल है। जो ऑर्बिटल एक्सिस पे बनते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल। अब आगे बढ़े, आगे हम देख रहे हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिट। नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल वाले कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीन होते हैं, है ना। ये कैसे होते हैं? नॉन एक्सियल। और वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वो एक्सियल होता है। डी एक्स वाई बनाओगे तो कैसे बनाओगी? ऐसे बनता है ना, ये है ना, एक्सेस पे तो है ही नहीं है, ऐसे ये बनेगा, ऐसा ये बनेगा। और डी जेड स्क्वायर कैसा बनता है? डी जेड, ये डी जेड स्क्वायर, ये ऐसा, और एक रिंग आती है बीच में ऐसी, है ना। हाँ, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसा बनता है? एक्स एक्सिस ऐसा, के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। ठीक। अलाइन। अब देखते हैं क्वांटम नंबर, है ना क्वांटम नंबर। चार क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेट और स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं कि जो एटम था उसके चारों ओर तो ये थे ऑर्बिट, है ना, के, एल, एम, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब ये जो एक लाइन लिख रही है, एक लाइन नहीं है। हमने जीमैन इफेक्ट पढ़ा था। जीमैन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड यदि इस लाइन में लगाई जाए, एक लाइन में लगाई जाए, तो वो स्प्लिट होकर ऐसे तीन लाइन में बदल जाती, है ना, 3 से 4 लाइन। तो ये भी जो दिख रही है वो सिंगल नहीं है, ऐसी 3-4 लाइन है वो। और ये जो 3 लाइन है, जीमैन इफेक्ट की वजह से पता चला कि जो के ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल में डिवाइड है, किसमें? एस, पी, डी, एफ, है ना। इसी की वजह से हमने जीमैन इफेक्ट की वजह से हमें ऑर्बिट से ऑर्बिटल या एजीमुथल नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसी की वजह से पैदा हुए, है ना। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं, फर्स्ट एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल। नहीं तो देख इसमें लेते स्पिन हैं भी तो, कैसा। स्पिन क्वांटम नंबर तो डिफरेंट ही रहेगा ना। एन की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? के के लिए। हाँ, तो एक्सेप्ट के वाला, ये फर्स्ट वाला ऑर्बिटल, अगर मैं एन की वैल्यू 1 रख दूं तो एल की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या आएगी? एल की वैल्यू बताएं पहले। एल की वैल्यू एम की वैल्यू आएगी 0 और एल की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। हाँ, यही है ना, तो ये हो गए ना सेम क्वांटम नंबर। तो के हाँ, के पर लिए, स्पिन, नहीं, एक दो क्वांटम नंबर तो सेम हो गए ना, स्पिन की तो बात ही नहीं, अच्छा ठीक है ना। तो ऐसे तो तो इसके लिए, इसमें हो, हाँ, इसको छोड़ के बाकी के लिए ये एप्लीकेबल है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसलिए ये एसपीडीएफ क्यों हमें जरूरत पड़ी इनकी, क्योंकि हमें जेमेन इफेक्ट के बारे में पता चल गया था कि वो जो लाइन दिख रही है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो एक लाइन नहीं है, वो 3-4 ऐसी लाइन है। उस लाइन के अंदर भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल है। और तो अपन देख रहे हैं, पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मालूम होगा। दूसरा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एनर्जी बताता है ना, नहीं, एनर्जी के बारे में बताता है, रेडियस के बारे में बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है ना, या फ्रिक्वेंसी भी बता देता है, टाइम पीरियड भी बता देता है ना। अगर मेरे को
इसके n इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4। जैसे अगर मेरे को इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हमें मालूम है इसका फार्मूला क्या होता है 2n², है ना। 1 के लिए निकालोगे 2 8 18 32 बन जाएगा। हाँ और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई, ये फॉलो करता है बोर्स लॉ को, है ना। किसको? NH/2 पाई MVR। तो फॉलो कर। तो ठीक। मामा ये सब जो ये सब पढ़े हैं अपन, ये सब याद रखना जरूरी है कि क्या कौन करता है कि क्या और नहीं क्या करता है। क्वेश्चन आते हैं अरे इसलिए लिखा है, फालतू नहीं ठीक है। लिखा है कुछ भी। एजीमुथल तो फिर तो ये बहुत बार पढ़ना पड़ेगा जब याद होगा। कहाँ बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, जाते मिस हो जाता है। तो अब ये एक ही अच्छे से चीजें नोट्स बनाओ, अच्छे से तो बने हमारे। सही बात। अच्छे से बनाओ और बार बार पढ़ो, इसलिए तो कहते हैं नीट एक खराब है। नोट है। नीट थोड़ी मुश्किल इसलिए तो है। और तुम क्या सोच रहे कि तुम जो नेट से पढ़ रही हो तो दुनिया क्या पागल थोड़ी, वो भी नेट से ही पढ़ रही होगी। इंडिया में बहुत से लोग पढ़ रहे हो फ्री पॉकेट में। पहले वाले लोग भी बैठे हुए थे बहुत सालों से वो कर रहे हैं। और मैं अच्छा भी अब देखते हैं नेक्स्ट है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सेल नहीं बताती, ये का सब सेल के बारे में बताती। पहले वाली ऑर्बिट को बता रही थी सेल को, ये किसको बताती? सब सेल को, मतलब के एल एम एन के बीच की में सब सेल होती है उनको बताती। अच्छा इसमें इसको एल से डिनोटेट करते और एल की एम से करते कि एल से? एल 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 से करते, एल से डिनोटेट करते हैं। और इसकी वैल्यू एन पे डिपेंड करती है n-1 पे, ठीक है। अगर मतलब एन की वैल्यू यदि 1 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। एन की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे इसकी वैल्यू निकालते 1 0 1 2 3, मतलब एस पी टी और ये एफ ऐसी निकलती थी, है ना। यार समझ में? हाँ आ गया। तो आगे बढ़े। हाँ अब चलो आगे बढ़ते। मैग्नेटिक हाँ नंबर, मैग्नेटिक हाँ वो देखते ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते। अब और माम ऐसे इससे जैसे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करते हैं, ऐसे उससे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला बना है, ऐसे दूसरे क्वांटम नंबर से भी फॉर्मूले बने रहते हैं ना। हाँ इसका भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। इसका 2n² था तो इसका क्या होगा, तो लास्ट में पूरे फार्मूले बता दूंगा। इसमें 2 आएंगे, इसमें 6, इसमें 10 मैक्सिमम, इसमें 14, तो ये निकालते बन जाएगा ना, हाँ है ना। हाँ ठीक, सारे फार्मूले मैं इकट्ठे बता दूंगा। स्क्वायर तो लगाते हैं। हम्म, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, अच्छा 4 एक क्वेश्चन में लिखो, कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फॉलोइंग। कैलकुलेट ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड एंगुलर मोमेंटम, ऐसा भी लिख सकती हो। ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। हाँ एंगुलर मोमेंटम। तो यदि मैं 3D ऑर्बिट में देखूं या 3p में देखूं, 3p में ना ऑर्बिट क्या है, n की वैल्यू क्या होगी, ऑर्बिट 3 तीसरे ऑर्बिट में है ना। l की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 मतलब 2 मतलब टी। हाँ 2 मतलब 0 1 2, ये 2 है ना। ऐसे तो लिखते एस पी और डी होगा, है ना। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते, NH
अपॉन 2 पाई इक्वल टू MVR, ऐसे निकलता ना। लेकिन थ्री एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या था? यही था, फार्मूला लिख लो। √L माइनस एन, ऐसा था n इंटू n+1 अंडर रूट। ये है एंगुलर मोमेंटम फार्मूला। हम क्या कह रहे थे क्या? कि ये L की वैल्यू 2 क्यों आ रही है कहाँ पे? ऊपर? ऊपर नहीं दिख रहा कि इसमें देखो n की वैल्यू, l की वैल्यू 2 क्यों, L=n-1 होगा ना, तो 2 आएगी। तो फिर वहाँ P लिखा है, तो P के हिसाब से 1 आनी चाहिए। किसका हिसाब लगाया? अरे देखो 3P दिया है, तो P के हिसाब से तो 1 रहनी चाहिए ना L की वैल्यू। P के हिसाब से 1 रहनी चाहिए। P कहाँ लिखा है कि L की वैल्यू P पे डिपेंड करती है? ये कहीं लिखवाया हमने? हमने ये जब भी लिखवाया तब ये लिखवाया कि L की वैल्यू n पे डिपेंड करती है। n क्या है? 3 है ना, तो वो P पे डिपेंड क्यों करेगा? 3 पे करेगा। ये कहीं लिखा है कि P पे डिपेंड करती है L की वैल्यू? L की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, तो P को देख के नहीं निकालनी, n को देख के निकालनी है। n 3 है। अब देखते मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बन जाएगा ना। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन को बताता है, किस तरह का ओरिएंटेशन है इसमें, है ना। तो इसके लिए हमने एक वो बनाया था, एक टेबल बनवाई थी। वो बन जाएगी कि नहीं? कि बनाया टेबल। मान लो ये L की वैल्यू है ना। हाँ, तो M की वैल्यू क्या होगी बताएं? फार्मूला है 2n+1, यही है ना। L की वैल्यू अगर 0 है, 0 रहती है ना S के लिए, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0 इंटू 1 बनाया मतलब एक डब्बा। अगर इसकी वैल्यू 1 है, P के लिए रहती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 रख दो, 2 इंटू 1+3 आया ना। 3 आया मतलब 3 डब्बे, PX P/P PZ, है ना। मान लो इसकी वैल्यू आए, ये क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे किसमें? 2n+1 में, तो कितना आएगा? 5 आएंगे, मतलब ये 5 डब्बे हो जाएंगे। है ना समझ में? ये कैसे आ रहा? बनाया मतलब ये ऐसा, ठीक। और ये बना है तो बन नहीं है, ये कैसा है? 0-1 और ये +1, 1 प्लस और ये कितना 2 है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? -2 0 -1 0 1 2, प्लस। ऐसा होगा ना, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर देख लेना, नहीं बताएंगे, फालतू चीज। प्लस हाफ +1 -1/2, ठीक। अब इसके कुछ फार्मूले देख लेते। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, फार्मूला क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल में? So it will be 2n-1. हाँ, +1 माइनस कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल, Yeah. 2n plus 5.
ये हमने बताए थे कि नहीं? बताए थे। तो याद नहीं होंगे तभी। वाह बढ़िया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में n स्क्वायर, ये होंगे ना? सिग्मा काय में ऑर्बिटल में हाँ, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल। जी बताए थे कि नहीं हमने? बताए थे। हाँ, फिर याद क्यों नहीं? नहीं, कर लेना ये भी फालतू मुझे चीज। 2n-1 यही तो अच्छा, कलर्ड किसकी वजह से होता है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब डी के एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन हाँ, इलेक्ट्रॉन अब अपन जल्दी जल्दी आप बाहु रूल कर लेते। आप बाहु रूल क्या था? मतलब कि हायर एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं और n प्लस मतलब जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होती है वो पहले भरेगा, और इसके लिए ज्यादा होगी वो बाद में भरेगा, है ना? मालूम नहीं? अच्छा, हॉर्न्स रूल क्या था? होम्स रूल मतलब स्पिन ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो अपोजिट स्पिन के पहले सबसे पहले सेम स्पिन के भर जाएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। पेयरिंग आफ्टर जब तक नहीं भरेगी जब तक उसमें हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। और पाउली's एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या था ये? और उसमें था कि मतलब अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एक डब्बे में। वो बन जाएगा ना, पहले 1s से आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। फिर 3p हो रहा है 4s 3d बन जाएंगे। पाउली's 4 एक्सक्लूसिव पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, ये बन जाएंगे। हाँ, मतलब यही है रहेगा ना? ना कि स्पिन अलग अलग रहेंगे एक डब्बे में जो कहने का मतलब इसका elaborate करके बताइए। आज अच्छी आई, राइटिंग भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अपन ऐसा मामा ऐसा हमें नहीं फोटो किया ज्यादा, है ना? मामा हम फोटो लेटर के सच बता दूँ एक बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो केमिकल हाँ इफेक्ट ना। फोटोन देने पर उसकी जो स्प्लिटिंग होती है उसमें वो बनते हैं फ्री रेडिकल, वही तो है, बताए थे। फोटोन देने से एनर्जी रिलीज होती। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और देखा ही लो आप, क्या दिक्कत नहीं। इधर देखो, पी ई ई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक तो पहली चीज याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइट पे। किस पे? नेचर ऑफ लाइट किस कलर की है, हाँ किस कलर की इंटेंसिटी हो जाएगी ना उसकी हाँ, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी हो ठीक। जाएगी किस कलर के हिसाब से, है ना? हाँ रुको, तो बता रहा था। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज वही करेंगे तो आपने ये टाइम ये बोली, यहाँ पे वही लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रोड लगा दिए तो क्या। यहाँ से ये लाइट आ रही, तो यहाँ पे क्या अमीटर लगाया था, ये लाइट की वजह से इसने इलेक्ट्रोड पे क्या किया, वर्क फंक्शन किया। वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोड जो इतनी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को निकाल दे उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है? तो वर्क फंक्शन हुआ तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है? अब इसको समझना, हमने क्या दी थी, लाइट एनर्जी दी, लाइट थी ना वो। लाइट एनर्जी किस पे पड़ी? इलेक्ट्रोड पे पड़ी। तो इलेक्ट्रोड पर की लाइट एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक पार्ट में उसने किया वर्क फंक्शन, क्या किया? वर्क फंक्शन, एक पार्ट है काइनेटिक एनर्जी।
वर्क फंक्शन किया और दूसरा पार्ट ले गई कौन, काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकला। और उसके बाद अब ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल गया ये आगे भी तो बढ़ेगा, तो इसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हाँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो बची हुई जो एनर्जी कहाँ जा रही, वो काइनेटिक एनर्जी में। लाइट एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बन जाएगी, हाँ। है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखते, ये तो खत्म हो गया लग रहा है, 1 2 3 पन्ने। अब पन्ना लगाना पड़ेगा, लगा हाँ दो पन्ना है ना, कर दो बहुत ऐड, पन्ने हैं, वो प्लस ये का पूरा पन्ना है। आ गया, नया पन्ना आ गया। ठीक, अब देखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मान लो ये ऐसा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है और ये हमारी क्या सनलाइट आ रही है, लाइट आ रही है इधर से, ये इलेक्ट्रोड इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला है ना, तो हम यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, तो इसका इस पे भी वोल्टेज होगा ना, इस पे भी वोल्टेज होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और यहाँ कम होंगे, वोल्टेज डिफरेंस होगा, तब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एक नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो हम नेगेटिव वोल्टेज लगा के इसकी वैल्यू को बढ़ाते, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो 0 हो जाता है। हाँ, तो हमने वोल्टेज बढ़ाया और बढ़ाया, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं रुके, फिर और बढ़ाया तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुके, है ना। फिर हमने इसको और बढ़ाया, तो इससे क्या हुए कि सिर्फ यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो पहुंच गया, बहुत सारे चले गए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो इस जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसको के मैक्स बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी इसलिए तो ये पहुंच गया और ये लोग रुक गए। हमने क्या किया, हाई वोल्टेज लगाया, उसमें क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से निकले तो, लेकिन वो दूसरे इलेक्ट्रोड तक जा नहीं पाए, लेकिन उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन थे जो पहुंच गए, तो जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तब तो वो पहुंचे हों, है ना। तो उसको बोलते हैं के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आया समझ में? ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए और वोल्टेज लगाया, तब सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए। तो जिस पॉइंट पर सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं तो उसको उस वोल्टेज या पोटेंशियल क्या बोलते हैं, स्टॉप पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, है ना, स्टॉप पोटेंशियल, V0 ये बोलते है ना, स्टॉप पोटेंशियल या V0। अब देखते हैं, हम एक ग्राफ देखते हैं V0 और K मैक्स के बीच में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बीच। एक बात याद रखना, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ किसका पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ये V0, किसका फर्क पड़ेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी या किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये कैसे हुआ देखना जरा, हम समझते हैं इसको, समझना। ये मैंने V0 लगाया, ये नेगेटिव वोल्टेज है ना, अगर मैं इसमें समझना एक इलेक्ट्रॉन से इनटू कर दूं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से इनटू कर दूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी, ये क्या एनर्जी है, और एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, एच तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, एच कांस्टेंट है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी और नेगेटिव वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब नेगेटिव वोल्टेज क्यों बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कट ऑफ वोल्टेज।
कट ऑफ वोल्टेज भी बढ़ेगा, फिर तो वो हाँ। इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगेंगे। अच्छा, हम कह रहे हैं एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये नहीं कह रहे, ओवरऑल एनर्जी, सामान्य इस पे ये नहीं समझ लेना, टोटल एनर्जी, है ना। भले वो वर्क हाँ फंक्शन में क्यों ना जा रही हो पूरी, है ना। हाँ, देखो ना, तो मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रोड है, मैंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई तो इसकी एनर्जी बढ़ गई ना, हाँ एनर्जी बढ़ गई तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा छोड़ेगा ना। सर आपने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। हमने ये कहा था काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस पे कोई डिपेंड नहीं करता है, तो नंबर लेकिन ऑफ अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, एनर्जी बढ़ गई ना, एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम तो होती है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है। वो सेटअप पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या लिया हुआ है। और एक चीज हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। और हमने फिजिक्स में ये भी पढ़ा था कि जो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ते हैं, और करंट भी, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे करंट भी। जबकि वो तो एनर्जी पे डिपेंड करने चाहिए ना, आप इनको बताएं। एनर्जी पर इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकालेंगे, इसको समझ लो। लाइट में बस बढ़ेंगे ना इंटेंसिटी के कारण, सिर्फ लाइट में, जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे वो नहीं बढ़ेंगे ना। ये इलेक्ट्रोड है ना, ये लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे, अच्छा, तो लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन फोटोन कितनी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन जितने निकलने, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो वो एक ही निकलेगा, फोटॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके एनर्जी के, जी भी कान तो रहेंगे। है ना। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और ओवरऑल। उससे एनर्जी बढ़ेगी तो उससे वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा, यही तो है ना, यही तो लिखा है ना, ये वोल्टेज है ना। वोल्टेज एनर्जी पे डिपेंड करता है, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एच म्यू पे, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी और वोल्टेज बढ़ेगा, और ना वोल्टेज डिफरेंस हो ज्यादा बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गए, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा करंट। तो ठीक है। वो किसी और वैल्यू में पड़ा होगा, ठीक। हाँ वो है ना एटॉमिक है स्ट्रक्चर, उसमें तो उसमें भी पढ़ाया था, तो क्या पता। ठीक हेलो, है, आया समझ में। हाँ, हमें लगा आप लेफ्ट। लेफ्ट नहीं हुए, वो रिकॉर्डिंग बंद कर रहे थे, क्लास रिकॉर्ड होगी तो अपन डालेंगे यूट्यूब। चलो, ये चैप्टर खत्म हो गया, बहुत दिन दिमाग खराब कर रहा था। इसके बाद के जितने भी चैप्टर सब शांति वाले, ये थ्योरेटिकल है पूरा, हाँ, और उसमें अपने कितनी को बिल्कुल न्यूमेरिकल मैथ्स चाहिए रहती। हम्म और मैथ जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखा दो। हम्म, थोड़ी धीरे बनती है नोट्स तो। सही, ये काम से कल क्वेश्चन हो गया इतना हाँ, बढ़िया। हम कैलकुलेटर नहीं बनती जल्दी जल्दी, हम तो कैलकुलेटर कर लेते। हाँ हाँ, कैलकुलेटर इस्तेमाल न करना, एग्जाम में ना हो पाए। हाँ हाँ, ठीक है, तो कैलकुलेटर की आदत मत डालो, ठीक है, मैं एग्जाम में आजकल से। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, अगर एग्जाम में कर लेती हूँ तो हम कैलकुलेटर की आदत डलवा देते। तो ये लोग कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज करने देते, देना चाहिए ना जब हमें नहीं पता मेडिकल। क्यों नहीं यूज कर रहे, लेकिन आप कंप्लेन कर दो, आप केस लड़ो, शायद मिल जाए, हो गया। है ना। हम्म, आपकी क्लासेस लगने लगी काय की स्कूल की।
टूल की। हेलो।